दोस्तों आप सबको नमस्कार। आजकल आपने इक्विटी इन्वेस्टिंग में, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में एक कॉमन वर्ड सुना होगा, एसआईपी। तो एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है और इनके कंपोनेंट्स क्या है, आज इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें एक इन्वेस्टर मंथली या क्वार्टरली यानी हर महीने या हर 3 महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों वह स्कीम जिसमें एक इन्वेस्टर एसआईपी करता है तो उसको हम म्यूचुअल फंड स्कीम कहते हैं, और जो इसको मैनेज करता है उसको फंड मैनेजर कहते हैं। दोस्तों एसआईपी में हर महीने हजारों इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते जाते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, और एक फंड मैनेजर इस पैसे को मैनेज करता है, जिसको कि फंड हाउस अपना मैनेजर निर्धारित करता है। फ्रेंड्स एसआईपी हेल्प्स इन रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब यह है कि आप इसमें यूनिट की एवरेजिंग करते रहते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के 20 यूनिट्स खरीदे आपने 110 एनएवी के हिसाब से, यानी 110 एनएवी के हिसाब से। वो जैसे कि शेयर का प्राइस होता है 110, ऐसे इसमें एनएवी होता है। तो जब मार्केट थोड़ी बढ़ी हुई थी तब आपने 110 के हिसाब से 20 यूनिट खरीदे, और जब अगले महीने मार्केट थोड़ी सी गिरी हुई थी तो आपने 20 यूनिट 90 रुपए के हिसाब से खरीदे। तो अब आपके जो 40 यूनिट का प्राइस है वो एवरेज अगर किया जाए तो वो 100 रुपए हो गया। इस तरह से आपको लंबे टाइम में जो एवरेजिंग होती है उसका बेनिफिट मिलता है, और जब मार्केट इसमें लगातार बढ़ेगी तो वहां पे एक अच्छी कंपाउंडिंग होती है, और आपने जो कॉर्पस इकट्ठा किया हुआ है इतने लंबे टाइम में, वहां पे आप एक हेल्दी प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। दोस्तों एसआईपी एक बहुत ही आइडियल प्रोडक्ट है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में और फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की शादी हो गई, ये सब अचीव करने में आपको एसआईपी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि आप इसमें अगर 10 साल, 15 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो एक टाइम के बाद जो कंपाउंडिंग होती है, उससे आपको एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न मिलता है। एसआईपी में आपको मिनिमम क्राइटेरिया एट लीस्ट 5 साल का रखना चाहिए। उससे कम का अगर आप सोचेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा एसआईपी में। दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या होता है जिसमें कि एक इन्वेस्टर एसआईपी करता है? तो म्यूचुअल फंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है और उसको वो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा करता है, और वहां उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड मैनेजर को निर्धारित किया जाता है। वो फंड मैनेजर इक्विटी इन्वेस्टर्स द्वारा जो पैसे जमा होते हैं उस पैसे को लगाता है और उस पर प्रॉफिट जनरेट करता है। जैसे कि वो इक्विटी में लगाएगा, उसके बाद सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में लगाएगा, मेटल्स में लगाएगा, जैसे कि कॉपर हो गया, आपका सिल्वर, गोल्ड, इन सब उसमें लगाएगा, और कुछ पैसा अगर जरूरत के हिसाब से वो कैश रिजर्व में भी रख सकता है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है या बहुत ज्यादा अगर मार्केट बढ़ी हुई है तो ऐसे टाइम पे वो थोड़ा बहुत कैश रिजर्व भी रखते हैं अपने पास। तो इस तरह से एक म्यूचुअल फंड काम करता है। म्यूचुअल फंड के की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले है ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें कि एक इक्विटी इन्वेस्टर या डेट इन्वेस्टर कभी भी पर्टिकुलर एनएवी पे यूनिट्स खरीद सकता है और उसको बेच सकता है। इसमें कोई निर्धारित समय नहीं होता। जैसे कि आपने आज कुछ यूनिट खरीदे म्यूचुअल फंड स्कीम के, और आप उसको चाहे तो 1 या 2 दिन बाद भी बेच सकते हो, और चाहे तो उसको 10 साल 20 साल तक भी रखिए। तो इसमें कोई निर्धारित समय नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कई फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या और कई 3 साल 5 साल के लिए पैसा जहाँ पे जमा होता है, वहां पे एक मैच्योरिटी का टाइम होता है। बट ओपन एंडेड स्कीम्स में ऐसा कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी का टाइम नहीं है। तो आप यहाँ पे कभी भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें ज्यादातर इक्विटी और डेट फंड्स आते हैं। दोस्तों सेकंड है क्लोज एंडेड फंड्स, जहाँ पे फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड 3 से 5 साल का होता है। इसका मतलब है कि एक इन्वेस्टर अपना पैसा 3 साल से पहले नहीं निकाल सकता। उस टाइम पीरियड के लिए उसका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो लॉक्ड रहता है। उसके बाद थर्ड जो है वो है इंटरवल फंड्स।
मीन्स हाइब्रिड ऑफ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड फंड्स। इसका मतलब यह है कि रेगुलर इंटरवल्स के लिए यह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलता है और रिडम्पशन के लिए खुलता है कभी कभी। दोस्तों नेक्स्ट है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन एसेट क्लासेज। इसमें जो फर्स्ट है वह है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी फंड्स हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड्स होते हैं। ये प्राइमरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों इनके कुछ सब टाइप्स भी होते हैं, जैसे लार्ज कैप, इसमें इंडिया की टॉप 100 कंपनीज इंक्लूड होती हैं। उसके बाद मिड कैप्स आते हैं जिसमें कि इंडिया की टॉप 101 से 250 कंपनीज तक आती हैं। देन स्मॉल कैप आता है जिसमें कि आफ्टर 251 जो है वो सारी कंपनियां स्मॉल कैप में आती हैं। उसके बाद मल्टी कैप आता है जिसमें ऑल कैप इंक्लूड होते हैं, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड पेनी टाइप सी स्टॉक्स वो भी आ जाते हैं यहाँ पे। देन सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स आते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर सेक्टर पे म्यूचुअल फंड फोकस करता है, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे अपना फोकस रखते हैं। देन ईएलएसएस स्कीम्स होती हैं जिसमें एक इन्वेस्टर टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करता है और इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो एटलीस्ट 3 साल का होता है। सेकंड है डेट फंड्स, लो रिस्क एंड स्टेबल रिटर्न। थर्ड है हाइब्रिड फंड्स जिसमें कि इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है, यानी इसमें इक्विटी का कुछ पोर्शन होता है और कुछ डेट का पोर्शन होता है और वो मिक्स करके ये हाइब्रिड फंड बनता है। दोस्तों फोर्थ है इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ जिसको हम पैसिव इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। यह निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स को ट्रैक करके बनता है। फिफ्थ है इंटरनेशनल फंड्स जो कि ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जापान, यूएस, यूके, इन सब मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे सम अदर की कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे पहले है एनएवी, प्राइस पर यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड। जैसे कि शेयर मार्केट में होता है एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 350 रुपीज है, 400 है, ऐसे ही एनएवी होता है। वो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक तरह से प्राइस हो गया, उसको हम कहते हैं एनएवी। दोस्तों सेकंड है एक्सपेंस रेशियो, एनुअल फी चार्ज बाई एमसीज, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या फंड हाउसेज जिनको कहते हैं। ये लगभग 0.5% से 2.5% तक होता है ये। दोस्तों म्यूचुअल फंड का थर्ड कीवर्ड है एग्जिट लोड। अगर आप 1 साल से पहले किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेते हैं एज ए इन्वेस्टर, तो आपको हो सकता है 1% वहां पे एग्जिट लोड देना पड़े, यानी जल्दी निकलने के लिए एक तरह से वो पेनल्टी होती है, उसको हम कहते हैं एग्जिट लोड। फोर्थ है लॉक इन पीरियड। इसमें ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है जो कि एक तरह से टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम होती है और उसमें नॉर्मली जो लोग होते हैं वो टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। और सेकंड जो है वो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी हो सकता है। तो वो जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा होगा तभी एज ए इन्वेस्टर आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। फिफ्थ है केवाईसी कंप्लायंस जो कि सभी इन्वेस्टर्स के लिए मैंडेटरी होता है। इसमें आप अपना आधार का डाटा और अपने पैन कार्ड का डाटा सबमिट कराते हैं। दोस्तों एसआईपी काम कैसे करता है उसको हम समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए अपने अकाउंट से एसआईपी में डिडक्ट करवा रहे हैं, तो उस दिन का जो एनएवी है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का, उस एनएवी के हिसाब से आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही क्या होता है हर महीने नंबर ऑफ यूनिट्स आपके ऐड होते जाएंगे एनएवी के हिसाब से। जैसे एक महीने में एनएवी का प्राइस था 110 रुपए, तो आपको 20 यूनिट मिल गए। दूसरे महीने 90 था एनएवी का प्राइस, एनएवी जो है उसका रेट था 90 रुपीज, तो आपको हो सकता है 20 से ज्यादा मिलेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो वो क्या होता है एवरेजिंग होती रहती है और लंबे टाइम में जब कंपाउंडिंग होती है, जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है और कंपाउंडिंग होती है, तो वो एक आपका हैंडसम रिटर्न बनता है। दोस्तों एसआईपी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मिनिमम 500 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो जितना मर्जी अमाउंट है वो आप एज ए एसआईपी आप हर महीने उसको अपने अकाउंट से कटवा सकते हैं।
दोस्तों एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल है और ये एक आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है, जिसमें कि आप पहले अपने पैसे को सेव कर लेते हैं और बाद में जो बचता है उसको आप घर के खर्चे में यूज़ करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए जो आपने एसआईपी कर रखी है, वो हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। तो एक तरह से ये आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है। देन एसआईपी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि आप अपने एसआईपी को कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं यानी डिक्रीज़ कर सकते हैं, कभी भी उसको पॉज़ कर सकते हैं। अगर आपको पैसों की 3-4 महीने के लिए ज़रूरत है, तो उसको आप एसआईपी को पॉज़ कर दीजिए और जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उसके बाद दोबारा आप एसआईपी को स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपको अगर कोई ज़्यादा ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मकान खरीदना है या और कोई बड़ा खर्चा है, तो आप चाहें तो कंप्लीटली एसआईपी को रोक सकते हैं या उसमें से एग्जिट कर सकते हैं अगर आपका ओपन एंडेड फंड रहता है। तो ये कुछ एक बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं एसआईपी करने के, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है विद हाई रिटर्न्स। दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में वैसे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट कुछ रिस्क भी हो सकते हैं जो कि आपको समझने चाहिए। जैसे अगर शेयर मार्केट गिरती है और आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपके एनएवी का प्राइस गिर सकता है। यानी जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो खरीदते हो, जिस प्राइस पे खरीदते हो एक तरह से, उसको हम एनएवी कहते हैं। तो वो उसका प्राइस गिर सकता है और आपका जो ओवरऑल पैसा आपने जो लगाया है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है। सेकंड है क्रेडिट रिस्क इन डेट फंड्स। यानी जो डेट इश्यूअर है, जिसने डेट इश्यू किया है, वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है और इस केस में एक इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। थर्ड है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो बॉन्ड्स की जो वैल्यू है, वो डेप्रिशिएट हो सकती है या गिर सकती है। दोस्तों अब हम देखते हैं हाउ टू चूज़ द राइट म्यूचुअल फंड। इसमें है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट गोल। आपका इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है? आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए है, बच्चों को बीटेक, एमटेक, पीएचडी करवानी है, बड़े खर्चों के लिए आप उसके लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर बच्चों की शादी के लिए या घर बनवाने के लिए, घर खरीदने के लिए। तो आपका इससे टाइम होरिज़न का पता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो जब आप इन्वेस्टमेंट गोल को समझ जाते हैं, इससे आप अपने टाइम होरिज़न को समझ सकते हैं कि आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 10 साल के लिए करना है, 15 साल, 20 साल या 25 साल, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना है। इसके बाद आता है रिस्क एपेटाइट, कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, या मॉडरेट इन्वेस्टर हो जो कि थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता है, या एग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं, ज़्यादातर वो होते हैं जिनकी एज कम होती है, वो एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लंबे टाइम तक म्यूचुअल फंड में बने रहना है, तो वहाँ पे उनका रिस्क कम हो जाता है। अगर मान के चलिए आपकी एज ही बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप वहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते। आपको कंज़र्वेटिव होना पड़ेगा, आपको एक टाइम पीरियड कम रखना पड़ेगा। ऐसे ही मॉडरेट में है, अगर आप मान के चलिए अगर आप 35 से 50 के अराउंड एज है आपकी, तो आपको एज एक तरह से आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हो, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। मतलब आपको पैसा भी बनाना है और अपनी सेफ्टी भी देखनी है। इसके बाद आपको फंड की हिस्ट्री ज़रूर चेक करनी चाहिए कि फंड ने लास्ट 3 ईयर में, 5 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में कैसा परफॉर्म किया है अपने पीयर्स के अकॉर्डिंग। मतलब सेम जो सेक्टर में है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप फंड मैनेजर का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि इस फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस अर्लियर स्कीम्स में कैसी रही है। अगर बहुत अच्छी रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि जो ये स्कीम है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन आपको एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड रेशियो देखना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए वहाँ पे इन्वेस्ट ना ही करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिटर्न में एक इफेक्ट डालता है और आपके ओवरऑल रिटर्न को कम कर सकता है। उसके बाद जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसको आपको कंपेयर करना चाहिए बेंचमार्क से कि बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और अपने पीयर्स यानी अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए
कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। दोस्तों, अभी के अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन है वह ऐसे है कि अगर आप 1 साल से पहले इक्विटी फंड्स में एग्जिट कर जाते हैं तो वहां पे आपको 20% टैक्स देना पड़ सकता है। और अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टेड रहते हैं और फिर आप उसमें से एग्जिट करते हैं तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। देन आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि एज ए इन्वेस्टर अगर आप 1 साल में 1,25,000 तक इनकम कमाते हैं, यानी वो आपका अगर प्रॉफिट है म्यूचुअल फंड में, तो आपको उसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको जो टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, वो आपको 1,25,000 के बाद लगेगा। अगर आपका प्रॉफिट मान लीजिए 2 लाख है, तो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, वो 75,000 पे देना पड़ेगा। 75,000 रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आपको अगर 1,25,000 आपको अगर साल में प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उस प्रॉफिट को बुक कर लीजिए और चाहे तो दोबारा उस म्यूचुअल फंड में आप एंट्री कर लीजिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम्स और उसकी डिटेल्स के बारे में आप कहाँ पे चेक कर सकते हैं? तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। मनी कंट्रोल पे आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। स्क्रीनर डॉट इन पे चेक कर सकते हैं। ग्रो पे आप चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इंडिया .com पे आप चेक कर सकते हैं और अपने डीमैट अकाउंट पे भी आप चेक कर सकते हैं ये सारी स्कीम्स और उसकी डिटेल्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।